तो हेडिंग डाल दो है ना, 1919 का भारत शासन अधिनियम, और ब्रैकेट में लिख देना मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 9 हुआ था ना कल तो। हाँ एक मिनट, थोड़ा इसका दिक्कत है। अब आ रही है? अभी नहीं आ रही? अब आ रही है? हाँ ठीक है, तो लिखो हेडिंग डालो 1919 का भारत शासन अधिनियम, और ब्रैकेट में लिख देना मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, लिख दी हेडिंग? नहीं नहीं, आराम से लिखो। करें? लिख दिए ब्रैकेट में? मोंटेग्यू कौन था? मैंने कल क्या बताया था, पहले किसका नाम आता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो मोंटेग्यू कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत राज्य सचिव, और पीछे उसका नाम का चेम्सफोर्ड। ठीक है ना? तो उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था और पीछे वॉइसरॉय का नाम डाल के सुधार आगे लिख देते थे। ठीक है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को और भी क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब पहली पॉइंट डालो। तो पहला पॉइंट अपन ने 1919 में क्या पढ़ा था कि इसमें पहली बार क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया। हाँ, तो पहला पॉइंट लिखो। लिख दिया? पहला पॉइंट डाल दिया सबने? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पृथक सूची बनाकर, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पृथक सूची बनाकर, पृथक सूची बनाकर प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पृथक सूची बनाकर प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। वापस रिपीट करना या लिख लिया सबने? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पृथक सूची बनाकर प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। लिख दिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालो। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें डायरकी लेके आए थे 1919 के एक्ट में। डायरकी मतलब दो टुकड़ों में बांटा था प्रांतीय विषयों को। कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित। तो नेक्स्ट लिखो पॉइंट, प्रांतीय विषयों को, कोई नहीं लिखो तुम तो जल्दी। अच्छा, ये वो कर दो ना, ये खोल दो, क्या नाम? हाँ एक मिनट, वो ये कर दो। वहाँ भी एक खिड़की खोल दो ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ इनका ये हो गया, वहाँ ठीक। हाँ लिख दो, नेक्स्ट पॉइंट डालो। प्रांतीय विषयों को, प्रांतीय विषयों को, नेक्स्ट पॉइंट है ना, प्रांतीय विषयों को पुनः, प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। फिर से डैश डाल के, हस्तांतरित और आरक्षित, हस्तांतरित और आरक्षित। लिख दिया? हस्तांतरित विषयों पर, हस्तांतरित विषयों पर विधि बनाते समय, हस्तांतरित विषयों पर विधि बनाते समय, हस्तांतरित विषयों पर विधि बनाते समय गवर्नर, गवर्नर उन मंत्रियों की सलाह लेगा, गवर्नर उन मंत्रियों की सलाह लेगा जो, उन मंत्रियों की सलाह लेगा जो विधान परिषद के प्रति, उन मंत्रियों की सलाह लेगा जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, लिख दिया? उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर, आरक्षित विषयों पर
पीछे वाली लाइन वापस रिपीट करनी है क्या? ये लिख दिया सबने? आरक्षित विषयों पर गवर्नर, आरक्षित विषयों पर गवर्नर, कार्यपालिका परिषद, आरक्षित विषयों पर गवर्नर, कार्यपालिका परिषद, कार्यपालिका परिषद, कार्यकारी लिख दो, कार्यपालिका लिख दो, जो भी, कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो हो गया हस्तांतरित और आरक्षित विषयों वाला। इस दोहरी शासन व्यवस्था को डायर की तो लिखा है। इस दोहरी शासन व्यवस्था को डायर की अर्थात द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, हो गया। पहली बार नेक्स्ट पॉइंट पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ किया गया। पता है डायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहले इसी 1919 के एक्ट से आया है। ठीक है, प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्या हुआ? वापस से रिपीट करूं इसको। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ किया गया। पहली बार बाई कैमरल आया था राज्यसभा और लोकसभा जैसा अपने आज का है, और दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ से 1919 से चालू हुआ। ठीक है, इसी में लिखना है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। 2 सदन बन गए। ठीक है ना, पहले उस समय तो एक ही थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कब बनी थी? गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से एक्ट से बनी थी? 1853 से बनी थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कब बनी थी? गवर्नर जनरल की 1773 में सबसे पहले वही बनी थी। वही गवर्नर, देखो गवर्नर थे पहले तो सारे बॉम्बे के और बंगाल के और मद्रास के। 1773 में क्या हुआ? बंगाल वाले को तो क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। बाकी दो को इसके नीचे कर दिया, और इस गवर्नर जनरल की क्या बना दी? कार्यकारी परिषद। ये कब बनी? 1773 में। तो ये कार्यकारी परिषद पहले कानून भी यही बनाती थी और कानून लागू भी ये करती थी। लेकिन 1853 में पहली लाइन यही लिखाई थी कि विधायी और कार्यकारी कार्यों को इस एक्ट के माध्यम से अलग अलग किया गया। कार्यकारी के लिए तो पहले से ही थी कार्यकारी परिषद, विधायी के लिए अलग से बना दी विधायी। और कितने मेंबर दिए थे इसको? 6। इसमें कितने थे? 4। अब ये जो विधायी परिषद बनी थी, अब ये तो इसमें 2 सदन थोड़ी थे, एक ही था। अब बस 1919 में क्या कर दिया? इस विधायी परिषद के क्या बना दिए? 2 सदन। ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखा? हाँ, लोकसभा का गठन किया गया। यहाँ तो कोई है ना, दोनों सदनों के
दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को लिख दिया। प्रत्यक्ष निर्वाचन, बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाना था। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाना था। सबसे पहले ये पढ़ लिया कि डायरेक्ट इलेक्शन आ गया 1919 में। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, उसके दो हिस्से हो गए, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, और इनमें ज़्यादातर मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा? डायरेक्ट इलेक्शन, जो कि इसका फीचर है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में, वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में, वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में कमांडर इन चीफ को छोड़कर, वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ लिखूं क्या? हाँ लिख देता हूँ फिर भी, हाँ मैं वही बोल देता हूँ। कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होंगे। 30 तो उस समय 3 सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, लिख दिया सबने। अब नेक्स्ट लिखो। देखो, सांप्रदायिक आधार पे सबसे पहले 1909 में किसको दिया था पृथक निर्वाचन? हाँ, तो अब आगे लिखो। इस एक्ट में मुस्लिमों के अलावा, इस एक्ट में मुस्लिमों के अलावा सांप्रदायिक आधार पर, इस एक्ट में मुस्लिमों के अलावा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए, और यूरोपियों। अब जैसे ये तो इंग्लैंड में अंग्रेज हैं, अंग्रेज के अलावा दूसरे भी तो लोग थे, फ्रेंच, डच, तो बाकी जो यूरोप वाले बचे थे उनको, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। लिख दिया, पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, संपत्ति कर। मैंने बोला था ना कि इसमें लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। जैसे अपने अभी क्या होता है, 18 से ऊपर सब वोट दे सकते हैं, उस समय 3 आधार पे थी, संपत्ति कर और शिक्षा। यानी या तो किसके पास संपत्ति इतनी हो, ठीक है, एक लेवल फिक्स कर दिया कि 500 रुपये, एग्जाम्पल के लिए, उस समय 500 रुपये बड़ी बात है, अभी के लिए नहीं, ठीक है ना। जैसे 500 रुपये तय कर दिया, टैक्स तय कर दिया कि इतना टैक्स जो देता है वो, और इतना पढ़ा लिखा हो वो। तो संपत्ति कर या शिक्षा, संपत्ति कर या शिक्षा, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया, लिमिटेड फ्रेंचाइजी। ठीक है, सीमित मताधिकार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त लिखूं क्या या लिख दो? ठीक है, लंदन में भारतीय अरे एक जने को भी अगर दिक्कत हो ना किसी शब्द में, तो आज खड़ा करके बोल देना कि वो लिख दो। अब ऐसा नहीं हो कि भाई 50 जने हैं तो उन 50 को लिखना आता है तो उसका मतलब नहीं है। अगर एक को भी नहीं आता तो बोल देना, तो मैं लिख दूंगा, है ना। बस वो बोलना खुद को पड़ेगा, अब मुझे पता नहीं चलेगा वैसे तो, ठीक है ना। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का, भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का गठन किया गया। भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का गठन किया गया और भारत राज्य सचिव के, और
भारत राज्य सचिव के यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के और भारत राज्य सचिव के कुछ कार्यों को और भारत राज्य सचिव के कुछ कार्यों को इसको दिया गया, कुछ कार्यों को इसको दिया गया, इस ऑफिस को दिया गया, ठीक है। कुछ कार्यों को इसको दिया गया, लिख दिया सबने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताई थी, इसके बाद क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग का गठन। देखो अपने यहाँ लोक सेवा आयोग अभी कौन है, यूपीएससी और आरपीएससी, वैसे हर स्टेट में होगी, राजस्थान तो अपनी है, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और केंद्र में क्या हो गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग मतलब एक ही लोक सेवा आयोग। जब मैं बोल दूं संघीय लोक सेवा आयोग, इसका मतलब क्या है, प्रांत में भी लोक सेवा आयोग होंगे। संघ का मतलब ही क्या है, जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, भाई अलग मान लो एक ही संस्था है, एक ही केंद्र में एक ही सरकार है, तो वो कैसे होगी, केंद्रीय, ठीक है, जिसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, एकात्मक, जिसमें सत्ता का क्या है, केंद्र है, एक ही है। जैसे मान लो अभी सिर्फ मोदी सरकार हो, कोई सरकार ही नहीं हो प्रांतों की, राजस्थान की कोई सरकार नहीं, तमिलनाडु की कोई सरकार नहीं, सिर्फ मोदी सरकार हो, तो ये कैसी व्यवस्था है, एकात्मक, यूनिटरी। और अगर मैं ये बोल दूं कि केंद्र में तो एक सरकार रहेगी, उसके पास कुछ विषय होंगे, और दूसरी हर राज्य की अपनी सरकार होगी, उसके पास कुछ विषय होंगे, तो ये कैसी सरकार होगी, संघीय सरकार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का की जगह के कर देना ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था 1926 में, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था 1926 में, इसी में आगे लिखना है, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर, ली मतलब वही नॉर्मली ये ली है ना, इसमें कोई बड़ा वाला ली है और कुछ नहीं। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मतलब प्रावधान तो किसमें ही था, 1919 वाले एक्ट में, लेकिन पहले ये लोक सेवा ये बना ली आयोग उसके लिए, और फिर 1926 में जाके ये बन गया, ठीक है। क्या वापिस से बोलूं, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लिख दिया सबने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिर इसमें मैंने क्या बताया था, पहला पॉइंट तो अपन ने क्या सुना था, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को क्या किया गया, अलग, एक तरीके से संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत ही मान लो, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था यही है कि केंद्र और प्रांत के अलग अलग विषय हों, ठीक है। और दूसरा क्या किया, केंद्र और प्रांत के बजट को अलग किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, केंद्रीय बजट को, केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से, केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपने साइमन कमीशन की आधारशिला है, ठीक है। 10 साल बाद, नेक्स्ट पॉइंट में 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की, 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा के लिए, 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक वैधानिक स्टैट्यूटरी वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, लिख दिया, वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी में लिखो 1927 में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा 1927 में, 1927 में इसके लिए, 1927 में इसके लिए साइमन आयोग का, इसके लिए 1927 में इसके लिए साइमन आयोग का, 1927 में, कहां से, ठीक है, 1927 में, ठीक है, इसके लिए साइमन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। कांग्रेस साइमन आयोग का गठन किया गया, क्या हुआ,
कांग्रेस और अन्य दलों ने इस कमीशन का या इस आयोग का कांग्रेस और अन्य दलों ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इस आयोग के सारे सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग के सारे सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, ठीक है। अभी 1919 वाला एक नहीं, अब वो नेहरू समिति के लिए लिखवा रहा हूँ ना, तो ये 1919 में नहीं है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के लिख देना। तत्कालीन भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तत्कालीन भारत राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेन ये है, ठीक है ना, और ये ड है, एक जैसे लग रहे होंगे। तत्कालीन भारत राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसको सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो। लिख दिया सबने? लिख दिया। दिसंबर 1927 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस हेतु यानी इस हेतु मतलब इस संविधान के निर्माण के लिए, इस हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन ऑल पार्टी, सारी दलों का एक सर्वदलीय सम्मेलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, का प्रस्ताव पारित किया गया। इस सर्वदलीय सम्मेलन ने मई 1928 में नेहरू समिति की, नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, नेहरू समिति की, ठीक है, नेहरू समिति का गठन किया। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ये समझने वाली बात, ठीक है ना। इस समिति में 2 नाम लिख दो मेन, तो बाकी तो सारे ऐसे सदस्य, 3 नाम लिख दो। चलो, इस समिति में अली इमाम, इस समिति में मतलब नेहरू समिति बनी थी, नेहरू तो अध्यक्ष हैं, समिति में और भी तो सदस्य होंगे ना। इस समिति में अली इमाम, नाम लिख देता हूं। इस समिति में
इस समिति में अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू आदि सदस्य थे। अब 4-5 और थे पर इतनी जरूरत नहीं है अपने पॉलिटी के हिसाब से। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू। अब तेज बहादुर सप्रू का भी नाम मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि इसके आगे एक और समिति आएगी 1944-45 में, ठीक है। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू आदि सदस्य थे, ठीक है। लिख दिया सबने? तो ये अपना ये हो गया, ठीक है। नेहरू समिति बन गई। अभी नेहरू समिति ने 19 मूल अधिकार, इसमें ही लिख दो वैसे। नेहरू समिति ने एक रिपोर्ट पेश की, मतलब संविधान की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें नेहरू समिति ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें भारतीयों को 19 मूल अधिकार 19 भारतीयों को 19 मूल अधिकार दिए गए थे, ठीक है। लिख दिया? इस समिति ने या इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। इस रिपोर्ट में भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेटस ऊपर लिखा हुआ है ना, भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, ठीक है। अब इससे ज्यादा अपने काम का नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री का है, ठीक है। बस इतना काफी, ठीक है। अब लिख दो सांप्रदायिक, मतलब एक अलग से हेडिंग डाल दो, सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड। और ब्रैकेट में लिख दो 1932, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 ब्रैकेट में लिख दो। लिख दिया? अब देखो, वैसे खाली हिस्ट्री बता देता हूँ, बाकी वो अपने पॉलिटी के काम की नहीं है ना, एक सीरीज ऑफ इवेंट, क्रोनोलॉजी। देखो, सबसे पहले 1919 का एक्ट, 10 साल बाद क्या बनेगा? साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन पे चर्चा करने के लिए 3 क्या बुलाएगी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। इन 3 गोलमेज सम्मेलन से जो निकली उस पर एक श्वेत पत्र निकाला सरकार ने, और इस श्वेत पत्र के आधार पे अपना 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। अब किसी को लिखनी हो ऐसे रफ में तो बना के लिख दो, नहीं तो फिर आगे अपन चलते हैं, ठीक है ना। ये ऐसी मतलब साइमन कमीशन, ये 10 साल वाला तो पता ही है, एक्ट वाला 1919 में बनाई, ये बना 1927 में। ये बनना कब था? 1929 में। 1919 प्लस 10 कितने हुए? 1929 में। लेकिन बन कब गया? 2 साल पहले, 1927 में। उसके बाद ये गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931, 1900, और श्वेत पत्र है 1933, ठीक है। और इस पे फिर श्वेत पत्र के बाद 1935 में क्या गया? भारत शासन अधिनियम 1935। लिख लिया सबने? ठीक है।
अब लिखो सांप्रदायिक अवार्ड की हेडिंग डाल दी थी, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 ब्रैकेट में लिख दिया था, ठीक है। हाँ हाँ आराम से याद हो गया इनको भी। कुछ शब्द होते हैं तकिया कलम होते हैं हर इंसान के, उसकी जबान पे ही रहते हैं एनी टाइम। खैर छोड़ो वो तो। हो गया, अब लिखो, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व अन्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व अन्य वंचित वर्ग के प्रतिनिधियों ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व अन्य अन्य ने अन्य वंचित वर्ग के प्रतिनिधियों ने सॉरी, डॉक्टर अम्बेडकर व वंचित वर्ग के अन्य प्रतिनिधियों ने वंचित वर्गों के लिए वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन, वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। ये मांग कहाँ की होगी तो समझ में आ ही रहा होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी तीनों, तो वहाँ पे वंचित वर्ग से प्रतिनिधि कौन जा रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर और एक दो और थे, पर अपने तो मेन इंपॉर्टेंट अभी किनका नाम है, डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने मांग की किसकी, पृथक निर्वाचन की, तो लिख दी पृथक निर्वाचन की मांग की। इसके विरोध में इसके विरोध में इसके विरोध में गांधी जी ने इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में अनशन आरंभ कर दिया। पुणे की यरवदा जेल में अनशन पुणे की यरवदा जेल में अनशन आरंभ कर दिया, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट एसी में लिखो, डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी के मध्य डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी के मध्य आखिर में डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी के मध्य आखिर में एक समझौता हुआ जिसमें वंचित वर्गों के लिए विधान परिषदों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। और पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया गया। तो ये समझौता समझ में आ गया ना। इसमें उन्होंने कहा मैं पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ देता हूँ और बदले में क्या हुआ, आरक्षित सीटों की संख्या जो बढ़ा दी गई, ठीक है। अब लिख दो वैसे तो केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या क्या हुआ, लिख दिया सबने, केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 71, 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, 148, 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सांप्रदायिक अवार्ड।
अब लिखो भारत शासन अधिनियम 1935। वो लिखवाने की जरूरत है नहीं, श्वेत पत्र वगैरह उसके बाद ये समझ में आ गया होगा जो ये फ्लो चार्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 लिख दिया हेडिंग सबने? पहला पॉइंट लिखो। हाँ 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 रुको। 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखो सबसे पहले चार्टर एक्ट कितने थे? कितने नहीं थे वो ठीक है, चलो नाम मतलब कहाँ से कहाँ तक। चार्टर एक्ट 1793, 1813 और 1833 और 1853, ठीक है। फिर उसके बाद में आए भारत, ये गुड गवर्नमेंट एक्ट है बीच में 1858 में। फिर उसके बाद में क्या है, भारत परिषद अधिनियम, वो कितने हैं? 2, 1861 और 1892। और फिर क्या है, भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1900। और इसके बाद तो क्या आ जाएगी, आज़ादी, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत शासन अधिनियम 1935 हेडिंग डाल दी सबने? पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें होंगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें होंगी। हालांकि और देसी रियासतें होंगी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हाँ ठीक है। हालांकि यह संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि, लिख दिया सबने? क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है। अब देखो वैसे तो इसमें टेक्निकल नॉलेज है कि भाई 2 शर्तें रखी थी, हालांकि पर वो इतनी काम की नहीं, पर फिर भी बता देता हूँ मैं ना। देखो ये संघ यानी फेडरेशन। अब उस समय इंडिया में देखो, एक तो ब्रिटिश प्रांत जैसे बॉम्बे, बंगाल, बिहार, मद्रास, और देसी रियासतें जैसे अपनी कौन सी राजस्थान में ही थी सारी, तो वैसे ज़्यादातर तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये सारी रियासतें थी। तो इन दोनों का प्रतिनिधित्व, इनको मिला के क्या बनेगा, संघ। लेकिन देसी रियासतों ने इसमें क्या किया, अपने लिए शर्तें मांगी। तो 2 शर्तें थी। कौन सी 2 शर्तें थी? एक तो कि जितनी देसी रियासतें हैं, जैसे मान लो 5 देसी रियासतें हैं, इनकी पॉपुलेशन मान लो 1 लाख, तो जितनी भी देसी रियासतें इस संघ में शामिल होने के लिए हाँ कर देगी, उनकी पॉपुलेशन कम से कम 50% होनी चाहिए इसकी। यानी कम से कम देसी रियासतें जो शामिल होंगी, उनकी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन देसी रियासतों की, उसका कितना होना चाहिए, 50%। यानी जो मान लीजिए 3 देसी रियासतों ने शामिल होने के लिए, लेकिन वो छोटी छोटी हैं और उनकी संख्या हो गई मान लो 30,000, तो भी ये संघ अस्तित्व में नहीं आएगा, क्योंकि होनी कितनी चाहिए पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो वापिस समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो मान लो जैसे 5 देसी रियासतें हैं, ठीक है, ए बी, मान लो इसकी 10,000 है, इसकी भी 10,000 है, इसकी भी 10,000 है, इसकी मान लो 20,000 है, और इसकी 30,000। ठीक है, अच्छा पूरी हुई नहीं ना अभी, 40 कर दो इसको, ठीक है, 70 और 30 अब हो गई। ठीक है, अब मान लो ए, बी और सी, इन तीनों ने हाँ कर दी मिलने के लिए, लेकिन इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई अभी, 30,000, लेकिन टोटल कितनी होनी चाहिए अभी भी, तो अभी संघ अस्तित्व में। मान लो लेकिन अब ये और डी, सी और डी मिल जाए तो भी कितनी हो जाएगी, 50,000। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि संख्या से मतलब नहीं है कितनी देसी रियासतें ज्वाइन होंगी,
मतलब है कि उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अब कोई रियासत छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, किसी में 40,000 हो, किसी में 10,000 हो, ठीक है, पॉपुलेशन 50% हो जानी चाहिए। समझ आ गया ना इसका। और एक और चीज़ थी इसमें कि काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो राज्यसभा है आज के टाइम की, आज के टाइम में राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं? लोकसभा में तो इलेक्शन डायरेक्ट होता है, अपन इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं। राज्यसभा में इलेक्शन कौन करता है? एमएलए। जैसे भी राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 है। और अपने एमएलए कितने हैं? 200 एमएलए मिलके कितने को चुनेंगे? 10 को। अब इसका भी एक अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, वो अपन समझेंगे जब राज्यसभा आएगी तब। अभी वो काम करनी है। अभी तो इतना ही समझना है कि एमएलए एमपी को चुनते हैं 10। तो अभी हर प्रांत की चुन रहे हैं, ठीक है। उस समय कौन कौन से थे? 2, एक तो प्रांत थे और एक देसी रियासत है। तो ये दोनों मिलकर किसको चुनेंगी? राज्यसभा को, वहाँ के जो मेंबर्स होंगे। अब देसी रियासतों के तो मेंबर क्या, वो नॉमिनेट होते थे जब भी उसका राजा होता था, जिसको मन करता था वो। तब जैसे मान लो 104 है मेंबर किसके? राज्यसभा के। तो कम से कम आधे, मतलब देसी रियासतों के 104 मेंबर टोटल बन रहे हैं। तो उसमें कम से कम कितने मेंबर हो जाने चाहिए इसमें? कुल मिला के आधी चीज होनी चाहिए, कम से कम 50%। मान लो ये 5 है ना, अभी ABCD ये लिखे अपन ने, 5 देसी रियासतें लिखी है, इसके टोटल मिला के कितने बनते थे मेंबर राज्यसभा में? 104 एग्जाम्पल के लिए। तो कम से कम कितने आने चाहिए टोटल? मान लो ABC ने किया और ABC के 52 हो गए, तो अब D और E मना भी करे तो कोई मतलब नहीं है, अपने को तो 52 मिलने चाहिए। 52 मतलब 50% कम से कम कोटा पर हो जाना चाहिए। अगर आधी जनसंख्या ने भी और आधे काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबर आ गए तो संघ अस्तित्व में आ जाएगा, लेकिन ये हुआ ही नहीं, इसलिए संघ अस्तित्व में। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया ना समझ में सबको? किसी को नहीं आया तो बता दो, वापस समझा दूंगा। कोई बात नहीं, वापस से समझा दूंगा कल, ठीक है। अभी हो सकता है किसी को यूँ दिमाग में जा रहा हो थोड़ा, कल मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि ये लिख दिए आगे। अच्छा सॉरी, अब आ रही है? हाँ धीरे, अच्छा सॉरी, ये तो समझाने के टाइम मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है, ठीक है। बोलते टाइम तो मैं धीरे कर दूंगा। हाँ तो कहाँ लिख दिया था आगे, क्या लिखा था? हाँ शामिल होने से इनकार कर दिया था, ये लिख दिया था ना पूरा पॉइंट, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट अपन ने क्या समझा था? देखो ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया तो लिखना अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 1919 वाले एक्ट में अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को क्या किया गया? यही तो पढ़ा, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया 1919 के एक्ट में, पहली लाइन नहीं लिखी थी। अब क्या किया गया? केंद्रीय, अभी तक तो सिर्फ विषय अलग किए हैं, अब 1935 में एक और कदम आगे बढ़े। अब क्या बनाएगी? 3 सूचियां। जैसे अपने अभी उसको बोलते हैं अनुसूची, जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय अपनी कितनी अनुसूचियां थी? 8, और अब टोटल कितनी है? 12। वो तो खैर पढ़ेंगे आगे जाके, पर अभी कितनी है? मतलब उस समय कितनी थी? 8, और अब कितनी है? और वैसे ही उस समय 3 सूचियां बनाई गई थी। तो अगला पॉइंट लिखो, क्या हुआ? हाँ तो समझा दिया ना पूरा, अब एक एक वो पॉइंट आ रहा है जैसे उस समय समझा रहा हूँ मैं। अब नहीं तो फिर मैं पहले सारा समझा दूँ फिर पॉइंट लिखवाता ना, उसको मतलब नहीं है। लिखवाया फिर एक पॉइंट समझा दिया, ठीक। और मान लो वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर मान लो उस समय किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसको गोला कर दिया करो, जैसे पॉइंट को। हो सकता है मान लो इतनी सारी भीड़ में किसी को मान लो कोई समझ में आया, एक को नहीं समझ में आया, 2 को नहीं समझ में आया, तो वो पॉइंट कर दो, फिर उसके बाद में पूछ लेना कभी भी, ठीक है। मतलब बेसिक तो समझ में आ गया ना? कुछ नहीं किया, 3 सूची, अब 3 अनुसूची ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने वापस इसको किया नहीं। अनुसूचियां मतलब क्या है? संघ का मतलब क्या है? ये केंद्र है और केंद्र के नीचे इकाइयां बनती हैं, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र को कुछ शक्तियां मिलती हैं और प्रांत को कुछ शक्तियां मिलती हैं, पर कुछ होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? ऐसे विषय जिसपे केंद्र भी कानून बना सकता है और प्रांत भी कानून बना सकता है। लेकिन अब अपने यहाँ जो सिस्टम है उसमें थोड़ा मजबूत किसको बनाया गया है? तो समवर्ती सूची मान लो दोनों ने कानून बना दिया, तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र का। और नहीं बनाया तब तक कोई दिक्कत नहीं, प्रांत बनाता रहे। लेकिन दोनों ने बना दिया तब फिर किसका बना माना जाएगा? केंद्र का। और फिर बचती हैं अवशिष्ट शक्तियां जो इन तीनों में नहीं है, उसकी भी शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। अपने यहाँ सब केंद्र है, ठीक है। और उस समय किसके पास थी? वायसरॉय के पास। तो आगे लिखेंगे वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अधिनियम है, अधिनियम है
अधिनियम में केंद्र और अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच, अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, ठीक है। अब वो उसको डैश करके लिख दें, डैश संघ सूची, डैश संघ सूची, ब्रैकेट में लिख देना 59 विषय 59, संघ सूची, डैश कर दिया, डैश के बाद में संघ सूची, और संघ सूची के ब्रैकेट में लिख देना 59 विषय, क्योंकि ये विषय तो बांटे जा रहे हैं। मान लो 100 विषय थे तो उसमें 59 किसको दे दिए, विषय कानून बनाने के लिए केंद्र को। तो संघ सूची में कितने हैं, 59 विषय। तो संघ सूची के ब्रैकेट में लिख देना कितने, 59 विषय, ने कॉमा करके लिख दो, संघ सूची 59 विषय कॉमा, राज्य सूची, किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, राज्य सूची, और उसके ब्रैकेट में लिख देना 54 विषय 54, राज्य सूची ब्रैकेट में 54 सब्जेक्ट्स 54 विषय, कॉमा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और ब्रैकेट में लिख देना 36 विषय। तो सबसे ज्यादा विषय किसमें है, संघ में, ठीक है। फिर उसके बाद राज्य में, और फिर उसके बाद में समवर्ती, समवर्ती सूची 36 विषय, ठीक है। के आधार पर लिख दिया ना 36 विषय, के आधार पर, के आधार पर शक्तियों का, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई, वाइसरॉय को। तो अवशिष्ट शक्तियां वाइसरॉय को दी गई। हाँ, तो अपनी अपन ने पढ़ा था 1919 में डायरकी वाला सिस्टम पढ़ा था। अब एक्चुअली जो साइमन कमीशन, क्या ये डायरकी वाला सिस्टम ने उत्पात मचा दिया था, तो किसी प्रांत से संभल तो रहा नहीं था। तो साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की थी कि इसको खत्म कर दो, तो फिर उसकी रिकमेंडेशन भी 1935 का एक्ट है, तो 1935 के एक्ट में इसको खत्म कर दिया गया। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों में, प्रांतों में ये भाई सबसे पीछे क्यों बैठता, थोड़ा आगे आके बैठ जाए कर, ये तो सीटें सारी खाली पड़ी है। नहीं सुनाई दे देता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस अच्छा ठरको ठरको चाहिए, ठरको। प्रांतों में, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, और ब्रैकेट में लिख देना डायरकी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, ब्रैकेट में डायरकी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, ब्रैकेट में डायरकी समाप्त कर दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, ब्रैकेट में डायरकी समाप्त कर दी गई, और इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। मतलब प्रांतों में तो हटा दिया और केंद्र में इसको लेके आ गए, और केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्ता का, प्रांतीय स्वायत्ता का, प्रांतीय स्वायत्ता का, अरे अरे भाई रुक जा रुक जा, प्रांतीय स्वायत्ता का आरंभ किया गया, प्रांतीय स्वायत्ता का आरंभ किया गया, और कौन है, प्रांतीय स्वायत्ता का आरंभ किया गया, और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की, और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। उत्तरदायी किसके लिए भाई, कार्यपालिका बनती है, उत्तरदायी किसके लिए होती है, संसद के प्रति, विधान परिषद, ठीक है। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई।
यानी मतलब इसको लिख दो वैसे तो, यानी गवर्नर को, यानी गवर्नर को, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के प्रति, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की, राज्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर, उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना होगा। उत्तरदायी मंत्रियों की, सॉरी उत्तरदायी गलत बोल दिया ना, मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना होगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? मतलब समझ में तो सारा आ गया ना सबको अब तक जितना आपने समझाया? ठीक है, ठीक है। देखो वापस से बोलना है, ठीक। राज्य विधान परिषदों के लिए, राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की, राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक हो गया। ये मैंने पहले अलग बोल दिया क्या? हाँ, तो थोड़ा मैं भी भूल गया। तो क्या तुमने कौन सी लाइन लिखी थी? वापस बोलना मेरे। क्या लाइन लिख? एक 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 जना, एक जना, एक जना। हाँ तो बस बोल दो उसको। हाँ, गवर्नर को राज्य विधान परिषद की प्रति उत्तरदायी, हाँ, मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना होगा। क्या कहाँ कहाँ रुक? हाँ हाँ, तो बस हो गया, खत्म। अब इसमें आगे अब इसमें आगे कुछ है ही नहीं। सेंटेंस पूरा हो गया, अब आगे। ठीक है चलो कोई नहीं। अब देखो, अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई सेंटेंस पूरा हो गया इसमें बताना। ठीक है चलो कोई। अब देखो 1935 का एक्ट आया, सुनो इधर इधर। 1935 का एक्ट आया, ठीक है। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्ता, स्वायत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। और देखो प्रांत को वैसे अपने स्टेट भी बोलते हैं। स्टेट के तो खैर खूब मतलब है। अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश को भी राज्य बोल सकते हैं, स्टेट, ठीक है, वो अलग चीज़ है। पर और प्रोविंस बोलते थे उस समय, तो प्रांत को प्रोविंस बोल दो, स्टेट बोल दो, ठीक है। उस समय प्रोविंस तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के एक्ट में आई। अब देखो 1935 के एक्ट में दो प्रावधान की गई। एक तो विधान परिषद दो जगह हो गई, एक तो कहाँ पे हो गई? केंद्र में, और एक कहाँ हो गई? राज्य में। देखो केंद्र वाली तो अस्तित्व में ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि केंद्र में बनाए थे दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा तो बनी नहीं, राज्यसभा का पूरा संघीय अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने मानने से मना कर दिया। तो केंद्रीय विधान परिषद तो अस्तित्व में ही नहीं आई। तो अभी भी देखो ये सवाल आ चुका RS 18 2000 प्री में, RS प्री 2018 में। क्या 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके आधार पे केंद्रीय विधान परिषदों में केंद्रीय विधान परिषदों में चुनाव कब कब हुआ? ये केंद्रीय, ध्यान रखना, प्रांतीय नहीं है, केंद्रीय। उसके ऑप्शन थे 1926, 1937 और 1945, ठीक है। अब देखो 1937 में तो सिर्फ प्रांतियों के इलेक्शन हुए थे, केंद्रीय के हुए ही नहीं, ठीक है। 1926 में हुए। अब डाउट आता है 1945 का, क्योंकि 1945 से पहले कौन सा एक्ट आ गया? 1900। तो दिमाग क्या कहना चाहिए कि भाई इसका इलेक्शन कहाँ से होना चाहिए? 1935 से। लेकिन हुआ किसके आधार पे? क्यों? क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद 1935 वाली तो अस्तित्व में ही नहीं आई, तो इलेक्शन भी पहले किससे एक्ट से होगा? 1919। लेकिन प्रांतों में तो ऐसी कोई समस्या थी नहीं, तो प्रांतों के इलेक्शन 1937 में किस एक्ट से हुए? 1900। समझ में आया? केंद्रीय विधान, दो जगह इलेक्शन हो रहे हैं, एक तो केंद्र वही लोकसभा के और विधानसभा के, लोकसभा और, ठीक है। अब 1919 का एक्ट है एक, और एक 1900। अब 1935 वाला एक्ट यानी वो केंद्रीय वाला, संघ वाला, वो तो अस्तित्व में ही नहीं आया, क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, और राज्यसभा में इलेक्शन
उसके लिए देसी रियासतें भी शामिल होनी चाहिए, और देसी रियासतें मानने से मना कर दिया था संघ को, ये अपन ने पढ़ा भी। तो केंद्रीय विधान परिषद का इलेक्शन 1935 के एक्ट से हो ही नहीं सकता, तो अब किससे होगा? 1919 के एक्ट से। लेकिन प्रांतों में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, प्रांतों के इलेक्शन के लिए जो 1935 में मामला बनाया गया उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देसी रियासतों का चक्कर ही नहीं है। तो 1935 वाले एक्ट से 1937 में किसका इलेक्शन हुआ? प्रांतों का, केंद्र का नहीं हुआ है, सिर्फ प्रांतों का। तो इसलिए ऑप्शन क्या थे? 1926, 1937 और 1900। तो 1926 और 1945 में केंद्रीय विधान प्रांतीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद की क्या हुए? इलेक्शन। लेकिन एक्ट कौन सा था? 1900। और 1935 का एक्ट आने के बाद 1937 में कहाँ इलेक्शन हुए? प्रांतों में। ठीक है, तो आंसर क्या था? ये मतलब वो ऐसे 1, 3 वगैरह वैसे देते ना, तो 1 और 3। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, ठीक है। कहाँ से लिख दिया था, कौन सा पॉइंट? ठीक है, ये वाला हो गया था ना। हाँ, अब देखो, जो ये प्रांतीय स्वायत्ता वाली है, यानी प्रांतों वाली सरकार की ये व्यवस्था, आगे ये पॉइंट लिखना, उसमें ही जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, यह व्यवस्था, यानी ये प्रांतीय व्यवस्था वाली व्यवस्था, यह व्यवस्था 1937 में, क्योंकि इलेक्शन कब हुए? 1937 में। तो यह व्यवस्था 1937 में शुरू हो गई। यह व्यवस्था 1937 में क्या हो गई? शुरू। लेकिन लिख दो, 1937 में शुरू हो गई, और 1939 में, और 1939 में इसे, और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब मैं कारण बताता हूँ क्यों, पर लिख दो अभी तो। और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब क्यों हुआ? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध। पहला कब हुआ? 1914 से 1918, और दूसरा हुआ 1939 से 1945। ठीक है, तो पहला अपन ने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसके लिए इलेक्शन कब हुए? 1900 प्रांतों में 1900। तो कांग्रेस ने उसमें पार्ट लिया, तो 1937 वाले इलेक्शन लड़े। लेकिन उस समय गवर्नर वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ये लिनलिथगो। उन्होंने क्या किया? इंडियंस की सहमति के बिना, भारतीयों की सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में किसका पार्टिसिपेशन इंश्योर कर दिया? भारत का। लेकिन सहमति किसकी नहीं ली? भारतीयों की। तो कांग्रेस ने उसका विरोध कैसे किया? जो प्रांतों में सरकारें बनाई थी 1937 में, 1939 में क्या कर दिया? उसका इस्तीफे दे दिए। समझ गए? तो इसलिए खत्म कैसे हो गई? 1937 में चालू कैसे हुई? उन्होंने प्रांतों वाले चुनाव लड़े और अपनी सरकार बना दी, और 1939 में उन सरकारों से क्या दे दिया? इस्तीफा। कारण क्या था? कि भारतीयों की सहमति के बिना अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता को, यानी भारतीयों से पूछे भी नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसका कह दिया कि भारत इसमें शामिल होगा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो बस यही, इसीलिए 1939 में व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इस्तीफा दे दिया। अब प्रांतों में सरकार ही नहीं है, तो प्रांतीय स्वायत्ता का कोई प्रश्न ही नहीं। समझ में आ गया सबको? हाँ, थोड़ा जोर से बोल दो एक बार। बस, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। 11 राज्यों में, 11 राज्यों में से, नेक्स्ट पॉइंट है ना, 11 राज्यों में से 6 में, देखो बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ का आ गया? पहले 1919 वाले एक्ट से कहाँ आ गया? मतलब द्विसदनीय व्यवस्था 1919 से केंद्र में आई है, राज्य में अभी नहीं आई है। लेकिन अभी अपने प्रांत कितने? 11। तो 11 में से सब में तो नहीं लाए, लेकिन 11 में से 6 में क्या लेके आ गए? इसमें 1935 वाले एक्ट में द्विसदनीय। भैया अपने यहाँ अभी वैसे समझा देते हैं एक बार। देखो, ये 1919 के एक्ट में पहले अपने सिर्फ एक केंद्रीय विधान परिषद थी, जो कब बनी थी? 1853। कितने मेंबर थे? 6। फिर नंबर बढ़ाते गए, लेकिन इसमें कोई सदन, एक ही सदन है। 1919 में क्या हो गया? 2 सदन बन गए, लोकसभा और। फिर ये कहाँ पे हुए हैं अभी? केंद्र में, सिर्फ केंद्रीय वाला हुआ है। ठीक है, अब 1935 में क्या कर दिया? प्रांतों में भी, प्रांत भी तो विधान परिषद थी, केंद्र में भी थी और प्रांत में भी थी, लेकिन प्रांत का भी क्या था? एक सदन। 1935 में क्या कर दिया? इसके भी 2 सदन, लेकिन सारे प्रांतों में नहीं, 11 में से सिर्फ 6 प्रांतों में। बस यही है। जैसे अभी आज के टाइम में अभी भी 6 राज्यों में ही, जैसे अभी क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा और विधान परिषद। तो अभी भी अपने यहाँ कितने हैं? 6 स्टेट में ही है, संजोग की बात है। ठीक है,
तो लिख दिया 11 में से 6 राज्यों में, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ। अब किया गया लिखने की जरूरत नहीं है ना, प्रारंभ और कॉमा कर देना, प्रारंभ 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ और कॉमा कर देना। अब वो 6 प्रांत लिख दो, बंगाल, बंगाल, बंबई, बंगाल, बंबई, मद्रास। अब देखो इसमें याद करने 3 तो सबसे बड़े हमेशा याद ही रखना, वो तो हर जगह होंगे ही, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास सबसे बड़े प्रांत ही वही थे, ठीक है। अपन ने वहां से कहानी चालू की थी कब, 1773 से। 1773 में भी 3 गवर्नर होते थे, कहाँ के, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के। उसमें से एक को बना दिया गवर्नर जनरल 1773 में, और बाकी 2 को उसके अंडर में कर दिया। और 1833 में क्या कर दिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और बाकी वालों की तो शक्तियां ले ली कानून बनाने की, और उसको वापस कब वापस की दिया शक्तियों को कानून बनाने की, कौन से एक्ट से। मैंने कहा था ना केंद्रीकरण की प्रवृत्ति चालू कब हुई है, 1773 में। क्योंकि केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सत्ता एक हाथ में केंद्रित हो। अगर मान लो बंगाल के, बॉम्बे और मद्रास के तीनों गवर्नरों के पास कानून बनाने की शक्ति है, तो ये शक्ति कैसी है, बटी हुई है। इसको क्या बोल सकते हैं, विकेंद्रीकृत शक्ति। लेकिन अब मैं ये बोल दूं कि इन 3 में से मैं एक को बड़ा बना देता हूं, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो अब मैंने क्या कर दिया उस शक्ति का केंद्रीकरण। मैं एक जगह इकट्ठी कर रहा हूं सत्ता को। लेकिन उस समय भी पूरा केंद्रीकरण नहीं हुआ था। क्यों, अधीन तो थे बंगाल के गवर्नर जनरल के, लेकिन कानून बनाने की शक्ति अभी भी किसके पास थी, बॉम्बे और मद्रास के पास। लेकिन 1833 में क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति भी ले ली। तो केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति, अपने लाइन भी लिखी थी, केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति 1773 में चालू हुई, वो चरम पे कब पहुंची, 1833 में। और वापस उसको कब पुनः वापस कर दिया, 1861 वाले एक्ट में। अपन ने पढ़ा था 1861 में वापस बॉम्बे और मद्रास को विदेशी शक्तियां वापस दे दी गई। समझ आ गया सबको, किसी कोई डाउट। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या हुआ, जोर से बोलो। एक ये क्या चलता रहता, मान लो एक, कोई डाउट है क्या। हाँ हाँ, बंगाल, बम्बई, मद्रास 3 लिख दिया कॉमा करके। संयुक्त प्रांत, आज का जो यूपी है उसको संयुक्त प्रांत बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस। अब उत्तर प्रदेश बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत। बंगाल, बम्बई, मद्रास संयुक्त प्रांत, और मध्य प्रांत मतलब कॉमा करके मध्य प्रांत। आज का मध्य प्रदेश, उस समय खाली प्रांत थे पीछे, अब प्रदेश कर दिए, ठीक है। मध्य प्रांत, सॉरी मध्य प्रांत हटा देना ना, मध्य प्रांत गलत लिख दिया तो काट दो, लिख दिया तो ऐसे थोड़ी पेन तो खुद के ही हाथ में। बिहार कॉमा करके बिहार, मध्य प्रांत हटा देना। बिहार और असम, असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जैसे ये पार्टीशन वाले में अभी पढ़ेंगे अपन, जैसे अभी कैबिनेट मिशन आएगा तो उस समय आप अभी ये तो इतना तो पता ही कि ये इंडिया का जो मैप है, ठीक है। इंडिया की यहाँ पे क्या था, वेस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पे क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। और 2 सबसे बड़े जो प्रांत अभी आज के पाकिस्तान के, जो 4 बड़े बड़े प्रांत है उसके नाम किसी को बताओ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और आज उसका नाम चेंज कर दिया, पर उसका पहले नाम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो इन 4 स्टेट ने तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये तो यहाँ आ गए वेस्ट में। और ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान में क्या थे, एक तो बंगाल अलग हो गया, बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, एक तो पश्चिम बंगाल जो अपने यहाँ, और एक क्या हो गया, पूर्वी बंगाल। और असम भी किसके पास, इंडिया के पास। लेकिन असम में एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, सिलहट। कुल मिला के जहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी थी वो कहाँ चली गई, वहाँ पे। तो असम का सिलहट कहाँ चला गया, तो पूर्वी बंगाल और सिलहट मिलके क्या बन गया बाद में, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये असम, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने अब देखो अपने 1858 के एक्ट में अपन ने क्या बनाई थी, सबसे पहला पद क्या बनाया था। 1858 में कौन खत्म हो गई थी, सबसे पहले तो ये बता दो, ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई 1857 में ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया सारा काम, तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। और 1784 में अपन ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 2
बना दिए थे। क्या बना दिए थे? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो तो कंपनी का होता ही है, हर कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो होता ही है। और दूसरा क्या बनाया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक काम देखता था व्यावसायिक और एक देखता था राजनीतिक। अब चूंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई तो वो दो भी खत्म हो गए। तो 1858 में फिर एक नई संस्था बनाई, भारत का राज्य सचिव, और उसकी 15 सदस्यीय परिषद बनाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसने भारत शासन अधिनियम, इसने भारत शासन अधिनियम 1858, अब ये सुशासन अधिनियम होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, पर वो सुशासन छोड़ो, आप तो उसमें लफड़े पड़ो ही मत। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित। देखो दो या तो सवाल आ सकता है प्री में या मेंस में, वही आएगा तो या तो प्री में आएगा मेंस में। प्री में आएगा वैसे ऑप्शन होते हैं, वहाँ नाम लिखने की झंझट है नहीं, ऑप्शन सामने होंगे, वहाँ से अपने को कितना पता होना चाहिए सेक्ट में हुआ क्या है, गलत और सही करने के लिए। और मेंस में 1935 का एक आ भी गया मान लो, तो कम से कम 15 पॉइंट है, 10 भी आ गए तो पन्ना तो भर जाएगा। ठीक है, और वो भी इतने बड़े बड़े पॉइंट है कि आपको 15 लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जगह ही कितनी होती है। 10 वाले में भी कितने लाइनें मिलती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलती। भाई पेपर किसी ने देखा हो, पेपर देखा होगा किसी ने छपा हुआ, 10-11 लाइन से ज़्यादा नहीं होती 10 वाले में भी। भर भर के भी लिखोगे तो भी 10 से ज़्यादा तो लिख नहीं पाओगे, और 10 तो याद आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई, एक शब्द इधर हो गया ना एक शब्द उधर हो गया, ना वो लेते ना अपने को लेने की जरूरत है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित, 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए बनी थी ना 1858 में 15 लोगों की टीम, उसको कर दिया खत्म। इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव को, इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव को सलाहकारों की, क्योंकि 15 तो हटा दिए तो सलाहकारों की एक टीम दे दी, तो इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव को सलाहकारों की, भारत राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम मिल गई। तो 15 तो हटा दिए, परिषद तो हटा दी नाम के लिए, एक टीम मिल गई, टीम इंडिया टीम, सलाहकारों की एक टीम मिल गई। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। अब देखो मताधिकार तो अभी भी सीमित ही है, लेकिन थोड़ा 1919 से बढ़ा दिया। तो इसने मताधिकार का, इसने नेक्स्ट पॉइंट, इसने मताधिकार का विस्तार किया। टेंशन मतलब 3 पॉइंट लिखना है, इसके बाद फिर वैसे भी खत्म हो जाएगा अपना 1935 का एक्ट, फिर वापस समझने का है तो 1-1.5 दिन समझाने में लगेगा। ठीक है, तो 1-2 दिन लिखना नहीं है, 1-1.5 दिन, तो आराम से अब लिख दो 3 पॉइंट। ठीक है, इसने मताधिकार का विस्तार किया, इसने मताधिकार का विस्तार किया, और लगभग, अब कहीं लगा 10% लिखा हुआ है, कहीं 14% लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब 10 ही लिख दो। ठीक है, लगभग 10% जनसंख्या को, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ी थी, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। अब अपने पढ़ा था आरबीआई का एक्ट कब आया? 1934 में, 1934 में आरबीआई अधिनियम, वैसे पढ़ना ही होगा इकोनॉमी में। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934, तो इस एक्ट में उसको मान्यता दे दी एक तरीके से। तो भारतीय रिजर्व बैंक, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब मैंने बताया था 1919 में क्या बना था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लेकिन एक ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग। अब संघ बन गया 1935, संघ ही मान लो, आया नहीं, अस्तित्व में अलग चीज है, कोशिश तो वही थी। तो अब क्या बनेंगे? अभी अपने क्या है, यूपीएससी अलग है, फिर स्टेट की अलग है, और वैसे तो अभी है नहीं अपने यहाँ, लेकिन एक अपने संविधान में भी प्रावधान है संयुक्त लोक सेवा आयोग का। संयुक्त मतलब 2 राज्य मिलके, अब छोटे छोटे स्टेट हैं, उसके लिए अलग एक लोक सेवा आयोग बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो 2 स्टेट अगर मिलके भी कर दें, हालांकि उसका एक्ट जो है, देखो ये वाली तो है जो यूपीएससी और आरपीएससी, ये तो संवैधानिक संस्था, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है, संविधान में जिसका जिक्र वो क्या हो गई? संवैधानिक संस्था।
और जो एक्ट से आती है, एक्ट मतलब जो संसद बनाए, संसद के कानून से कोई संस्था बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? वैधानिक आयोग। विधिक आयोग बोल दो, वैधानिक बोल दो, स्टेचुटरी बोल दो। तो दो संस्थाएं, दो तरीके की संस्थाएं हो सकती हैं। एक जिनका जिक्र कहाँ पे हो? संविधान में, तो उनको क्या बोलेंगे? संवैधानिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी आरपीएससी स्टेट वाली, वो भी सारी संवैधानिक संस्था है। और दूसरी होगी स्टेचुटरी, जैसे भारतीय महिला आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये क्या है? स्टेचुटरी, इसका एक्ट है 1992 में। जैसे एनएचआरसी होगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग, ये भी कैसी है? विधिक आयोग है, इसके भी एक्ट है 1993 में, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट किसी को संवैधानिक और विधिक में? तो जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है ना, उसका एक्ट पास होता है, क्योंकि उसकी अलग से व्यवस्था तो है नहीं, वो तो दो प्रांत मांग करेंगे तब जाके बनाएंगे, वही दो प्रांत मिलकर मांग करेंगे तभी तो बनाएंगे। तो उस समय तो खाली प्रावधान था। तो अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग बनेगा तो एक्ट कौन बनाएगा? अब ये दो प्रांत मिलकर बना रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है दो प्रांत अलग अलग कानून बनाएंगे, तो शक्ति किसको दे दी? संसद को। कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा? संसद। तो अधिनियम कौन पास करेगा अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग बना? जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान तो चलो बड़ा स्टेट हो गया, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा ने मिलकर कहा कि हमारा संयुक्त लोक सेवा आयोग बनना है, ठीक है। तो ये किसको कहेंगे? वो केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार उसके लिए क्या लेके आएगी? बिल। कहाँ पे लेके आएगी? संसद। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये लिख दो, इस अगला पॉइंट, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, कॉमा प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, कॉमा प्रांतीय लोक सेवा आयोग व प्रांतीय लोक सेवा आयोग व दो या अधिक राज्यों के लिए, व दो या अधिक राज्यों के लिए, व दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की, दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसमें से अभी तक ग्रेजुएशन कौन कर रहे हैं? मतलब ये तक पास नहीं की, ग्रेजुएशन अभी पूरी नहीं की, हाथ खड़े करना। बाप रे बाप, अभी तक तो ठीक है, चलो कोई नहीं। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। इसके तहत, नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत 1937 में, मतलब प्रावधान इसमें लेकिन बना कब? 1937 में। तो इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की, फेडरल कोर्ट, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी के साथ अपना 1935 भी खत्म। अब देखो, अब अगला एक्ट है वो भारतीय स्वतंत्रता, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब भारत का संविधान निर्माण पढ़ेंगे तब संविधान सभा जब बनेगी उसके बाद वैसे भी आएगा ही वो, तो वहाँ लिखवाना ही पड़ेगा। अभी टाइम कितना हुआ है? हो गया टाइम? आज 8:30 है भाई, ऐसे मक्कारी नहीं, मक्कारी। अरे एक मिनट, मुझे 6:30 से 8:30 का ही टाइम बोला गया, ठीक है। तब मुझे जो टाइम बोला गया वो काम आएगा, आपका काम नहीं आएगा ना, ठीक है। अरे कुछ नहीं, अरे बस अब लिखना थोड़ी है, अब बस थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। अब तो मुझे बोलना है, तुम बस सुनने का काम तो कर ही सकते हो आधे घंटे तो, ठीक है। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़े? सारे 1773 से लेके एक्ट ही पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? 1773 से कहाँ तक पढ़े हैं? 1935 तक। पर ये एक्ट बना कौन रहा है? ये एक्ट बना कौन रहा है? ब्रिटेन की संसद। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी भारतीयों ने भी तो प्रयास किए होंगे। जैसे एक तो अभी अपन ने पढ़ा ही था, नेहरू समिति, भारतीयों ने भी तो संविधान निर्माण के प्रयास किए होंगे संविधान बनाने के लिए। पर पहली मांग तो क्या होगी किसी की, कि संविधान बनाने की हमको शक्ति दो। भाई कोई भी, मान लो ये शासक है और ये शासित है, अब ऐसा थोड़ी है कि वो सीधा पहले संविधान बना के चला जाएगा, पहले तो वो शक्ति मांगेगा संविधान बनाने की, ठीक है। तो उसके देखेंगे कहाँ से ये क्रोनोलॉजी, कि कहाँ से चालू हुआ और कैसे। तो सबसे पहले 1895 में 1800, अब इसको स्वराज बिल बोल दो, ठीक है, या भारतीय संविधान विधेयक बोल दो। विधेयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल। और अधिनियम को एक्ट।
तो भारतीय संविधान विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, और उसका दूसरा नाम क्या था? अब नाम से ही पता, वैसे तो इसका ऑथर किसी को पता नहीं है, लेकिन एनी बिसेंट के हिसाब से इसका ऑथर कौन हो सकता है? एनी बिसेंट के हिसाब से इसका ऑथर कौन हो सकता है? स्वराज किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो उनके हिसाब से कौन है इसका ऑथर? तिलक। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस लिखनी ये लाइन है कि भाई भारतीय संविधान विधेयक में पहला प्रयास किया गया संविधान निर्माण का, इसके तहत कुछ सामान्य अधिकार दिए गए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अपने को जब अगर सवाल भी आ गया संविधान निर्माण, वैसे तो आएगा नहीं, पर अगर मान लो अगर ये सारे स्टेप भी आ गए, सॉरी अगर सारे स्टेप भी आ गए, तो पहले अपने को तो सिर्फ इतना ही लिखना है, भारतीय संविधान विधेयक, और ब्रैकेट में क्या लिखना है? स्वराज बिल, या तिलक की प्रेरणा से एनी बिसेंट के हिसाब से तिलक। तो अपने पहला प्रयास कब हुआ? 1800, नाम क्या है? भारतीय संविधान विधेयक या स्वराज बिल। अब दूसरा, गांधी जी का एक पत्रिका निकलती थी, नाम था उसका यंग इंडिया, उनमें उन्होंने स्वतंत्रता नाम से एक लेख लिखा। किस नाम से? स्वतंत्रता, इंग्लिश में बोल दो इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस नाम से लेख लिखा, उसमें भी यही बात बोली कि भारत का संविधान कैसे बनना चाहिए? भारतीयों की आकांक्षा के हिसाब से। भाई अभी तक क्या बन रहे थे? एक्ट कहां से आ रहा है? 1919 का एक्ट कहां से आया? ब्रिटेन से। तभी मांग से सिर्फ कितनी है? इतनी है कि भारतीयों का संविधान या भारतीयों का कुछ भी कानून बने वो किसके हिसाब से बनना चाहिए? बस अपने को इतना ही याद रखना है, गांधी जी ने यंग इंडिया में 1922 में कौन सा लेख लिखा? 2 हो गए। पहला क्या हो गया? भारतीय संविधान विधेयक। दूसरा नाम इसका क्या है? ये याद रखना है, 1895। एनी बिसेंट के हिसाब से इसका ऑथर कौन? तिलक, पहली बात। दूसरा, 1922 में पत्रिका कौन सी? लेख कौन सा? किसने लिखा? ठीक है, तो ये हो गए 2। अब देखो 1919 में कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? 1919 में कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? असहयोग। किसने चालू किया था? गांधी जी ने। और ये खत्म कब हो गया? 1900 चोरी, जलियांवाला बाग से तो ये चालू हुआ 1919 से, और खत्म कौन से कांड से हो गया? और ये चोरी कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, तो चोरी हो गया। अब चोरी हत्याकांड के बाद क्या खत्म हो गया? अब देखो, अब जो मान लो कोई जनता मान के बैठी हम आंदोलन करेंगे, और गांधी जी ने तो इसके बाद कह दिया है कि असहयोग आंदोलन के बाद तो हम 1 साल में आज़ादी ले लेंगे। तो जनता तो पूरी चार्ज अप है कि भाई 1 साल में, लेकिन आज़ादी अभी तक मिली नहीं, आंदोलन चल रहा है। लेकिन गांधी जी ने एक जगह पे ये घटना हुई और ये पूरा आंदोलन क्या कर दिया? तो जो जनता आंदोलन अभी कर रही है, ये तो खाली एक जगह हुआ है, अब तो खबर जाने में एक पूरे टाइम लगेगा उसमें। तो अब जो जनता है अब वो 3 टुकड़ों में बढ़ गई। 1922 में तो आंदोलन ही खत्म, क्योंकि करने वाली कौन सी संस्था सबसे बड़ी? कांग्रेस। कांग्रेस मतलब गांधी जी उस समय। अब गांधी जी ने मना कर दिया तो कांग्रेस ने भी मना कर दिया। अब 3 गुट बन गए। एक तो कभी आंदोलन चालू रखो। दूसरा, 1919 का एक्ट अपन ने देखा ही है। 1919 के एक्ट में क्या बनी है? विधान परिषद है। तो दूसरे तो कहें कि भाई आंदोलन छोड़ो, अपने तो क्या करना चाहिए? क्या लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए। और कहाँ जाना चाहिए? विधान परिषद में जाएंगे। लेकिन अपना मकसद ये नहीं है कि वहां पे जाके सत्ता, अपने क्या करेंगे? उनका काम करने क्या कर देंगे? दुबर। विधान परिषद में जाके, जैसे मान लो अभी ये विधान परिषद ही मान लो, अब इसमें मान लो 50 इंडियन हो जाए, और जैसे ही मैं कोई बिल लाऊं सबने हल्ला चालू कर दिया, तो उसका काम हो पाएगा? नहीं। तो इसका मकसद सिर्फ इतना था। तो एक तो गुट बन गया आंदोलन चालू रखो, दूसरा गुट बन गया चुनाव लड़ो, और तीसरा बन गया कि भाई ना चुनाव लड़ो ना आंदोलन चालू रखो। तीसरा क्या करो? कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य मतलब देखो, आंदोलन तो खत्म हो गया, अब जनता तो है। अब आंदोलन को ऐसे मुद्दों को चुनो जिसपे वो ब्रिटेन क्या कर रहा है? अपने आप को बांट रहा है। भाई बांटने के क्या क्या साधन थे? एक तो अस्पृश्यता। तो रचनात्मक कार्यों में पहला क्या हो सकता है? अस्पृश्यता का क्या करो? उन्मूलन। एक किसका विरोध चल रहा था? ब्रिटिश वस्तुओं का। और गांधी जी के लिए सबसे फेवरेट क्या था? खादी। तो खादी का काम करो, यानी खादी बुनने का, सूतने का, जो भी। तो 3 गुट बन गए। एक गुट क्या? आंदोलन चालू रखो। दूसरा गुट चुनाव लड़ो। और तीसरा गुट रचनात्मक कार्य करो।
अपने इस वाले से मतलब है, पॉलिटी में, चुनाव लड़ने वाले से। तो जो गुट चुनाव लड़ना चाहता था उसको क्या बोलते थे? स्वराजिस्ट। क्योंकि इसी ने क्या बनाई थी? स्वराज पार्टी। और इस स्वराज पार्टी के दो मेन लीडर थे, एक तो थे CR दास और एक थे मोतीलाल। यहां तक किसी को दिक्कत? तो CR दास को तो अध्यक्ष बनाएगा और मोतीलाल नेहरू इसके क्या बने? सचिव। तो ये पार्टी क्या चाह रही है? क्या चाह रही है? इलेक्शन लड़ना। तो फिर आखिर ले ला के गांधी जी ने भी या कांग्रेस ने भी कहा कि भाई जिसको इलेक्शन लड़ना वो तो इलेक्शन लड़ो, लेकिन आपका काम ये नहीं कि आप वहां जाके सत्ता वहां करना, तो जो काम जिस काम के लिए करना वही कि उनका जीना दूभर कर देना। ऐसा नहीं कि वहां बैठ के खुद भी अंग्रेजों के साथ मिल गए, तो फिर मतलब ही नहीं है। तो अभी तक स्वराज पार्टी बन गई, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन लड़ लिया, अब मोतीलाल नेहरू कहां पहुंच गए? मोतीलाल नेहरू पहुंच गए केंद्रीय विधान परिषद में। भाई मैं केंद्रीय विधान परिषद, मान लो मैं MP बाड़मेर का MP इलेक्ट हो गया, हाँ हो नहीं सकता, वो अलग चीज़ है। बाड़मेर का MP बन गया, ठीक है, तो इलेक्शन लड़ लिया। तो अब जैसे ही मैं संसद में पहुंचा, देखो दो बिल होते हैं, एक तो मिनिस्टर लेके आता है सरकार का, और एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है। प्राइवेट मेंबर मतलब कोई भी सदस्य, वो अपने आप से बिल बनाए, लेकिन उसको मदद नहीं करेंगे सरकार वाले, बिल भी उसको खुद को ही बनाना है। तो अब ये जो भी सदस्य हुए मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये लेके आए एक प्रस्ताव। कहाँ पे प्रस्ताव लेके आए? जहाँ के सदस्य हैं। कहाँ के सदस्य हैं? केंद्रीय विधान। उस प्रस्ताव का नाम था नेशनल डिमांड, राष्ट्रीय मांग। ठीक है, तो इस प्रस्ताव में उन्होंने क्या कहा कि भाई एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाओ, गोलमेज, और काम उसका क्या है? वही संविधान बनाओ। तो यहां तक किसी को दिक्कत? अभी तक अपन कहाँ पहुंचे? एक तो 1895, एक 1922, और अभी तक 1924। 1895 में तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, नाम दिया स्वराज बिल, कोई भी बोल दो। 1922 में तो गांधी जी ने लेख लिख दिया यंग इंडिया में, और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा, कौन सा? राष्ट्रीय मांग। यहां तक किसी को दिक्कत? अब अगला 1925 में बड़े बड़े लीडर, सबसे बड़ा लीडर कौन था? एनी बिसेंट। महिलाओं में देखो एनी बिसेंट और तिलक ने, आपको अगर वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, 1916 में होम रूल लीग लेके आए थे, ये तो सबको पता है। देखो होम रूल का मतलब क्या है? होम यानी घर, और रूल मतलब शासन, यानी अपने घर पे शासन करने का अधिकार, मतलब सिंपल भाषा में, ठीक है। और ऐसे होम रूल आयरिश मतलब आयरलैंड में इसी के लिए एक आंदोलन हुआ था, उसकी तर्ज पे, उसी से प्रेरणा लेके अपने यहाँ भी ये आंदोलन चालू किया गया था। चालू करने वाले कौन थे? तिलक और एनी बिसेंट। तिलक का तो अपन पढ़ी 1895 में, और अभी कौन कर रही है मांग? एनी बिसेंट। और ये लेके कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। कॉमनवेल्थ कौन है? कॉमनवेल्थ कुछ नहीं, आज भी कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ आज भी है। कॉमनवेल्थ का मतलब कुछ नहीं है, कॉमनवेल्थ याद करने के लिए, मतलब साझा संपत्ति। उस समय साझा संपत्ति किसकी थी? एक ही तो थी शक्ति, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी, कॉलोनी मतलब जहां पे वो शासन कर रही थी, उन सब ने मिलकर क्या बनाया? आज भी अपन कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। हालांकि अपन पढ़ेंगे प्रियम्बल में संप्रभुता पढ़ेंगे ना, सॉवरेनिटी, तो वहां पे सवाल उठता है कि क्या भाई अपन कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं तो ये अपनी संप्रभुता को कम करता है क्या? तो उस समय देखेंगे। पर अभी अपने को समझ आ गया कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कौन लेके आई? एनी 1925 में। अब ये बिल लेके कहीं नहीं आई है, ये तो इन्होंने खाली बनाया खुद का बिल। लेकिन ये बिल किसको पसंद आ गया? ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। ब्रिटेन में दो पार्टियां हैं ब्रिटेन में, एक तो लेबर पार्टी, जैसे अपने यहाँ कांग्रेस बीजेपी है ना, तो वहां पे लेबर पार्टी, और दूसरी पार्टी कौन सी है? कंजर्वेटिव। आपने जितने भी नाम सुने हो, बोरिस जॉनसन नाम सुना है, वो कंजर्वेटिव पार्टी। और नहीं सुना हो तो अपने अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनाक, भारतीय ही हैं, वो किस पार्टी से हैं? ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी से। अब लेबर पार्टी थोड़ी उदारवादी मानी जाती है, नाम में ही है, श्रमिकों की बात, मजदूरों, किसानों की बात, ठीक है। ये कौन? मार्क्स,
तो मार्क्स के जितने भी आइडिया याद करने के हिसाब से हो, बाकी इसको एकदम लिटरल मत लेना हो, ठीक है। तो लेबर पार्टी लगभग कैसी होगी, उदारवादी, तो उदारवादी है। और उसने एनी बिसेंट का क्या देखा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। तो उस लेबर पार्टी की एक हाउस ऑफ कॉमन्स में एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि थे। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब आज का लोकसभा, यानी अपने जैसे लोकसभा है वैसे वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहाँ पे एक सदस्य थे जॉर्ज लेंसबरी। उनको कौन सा बिल पसंद आ गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। किसने बनाया था, एनी। तो उन्होंने ये पेश कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली बात है पास होगा नहीं। तो लेकिन बिल पेश किसने किया था, जॉर्ज लेंसबरी ने। बनाया किसने था, एनी बिसेंट। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो 1895, 1922, 1924 और 1925 और 1927-28 की कहानी तो अपन पढ़ ही चुके हैं, नेहरू समिति, ठीक है। तो नेहरू समिति ने पहली तो अपन ने लिखी थी डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, देखो ब्रिटेन जैसे अपने यहाँ भी क्या होता है, राष्ट्रपति। देखो जहां भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उस तंत्र को बोलते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक। भाई अपने राष्ट्रपति कौन है अभी, द्रौपदी, और उनका इलेक्शन हुआ है, ऐसा थोड़ी कि उठा दिया कहीं से, इलेक्शन हुआ है। तो इलेक्शन हुआ है तो वो कैसी व्यवस्था होगी, गणतंत्र। लेकिन कोई राजा ही शासन करे, मतलब कोई इलेक्शन नहीं होगा, राजा का बेटा फिर राजा बन जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, राजतंत्र, मोनार्की। और ब्रिटेन में अभी क्या है, अभी भी राजतंत्र ही है, मोनार्की है, अभी ब्रिटेन की क्राउन ही है, ठीक है। तो ब्रिटेन का क्या है, ताज। तो नेहरू समिति, अब ब्रिटेन का ताज, अच्छा मैं डोमिनियन स्टेटस संभाला था, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो भारत है, यहाँ पे मैंने सरकार तो दे दी, लेकिन आखिर में राजा कौन है, ब्रिटेन का ताज। सरकार तो दे दी, सरकार वो नियम बनाएगी अपने लिए, वो ठीक है, लेकिन राजा कौन रहेगा, तो उसको क्या बोलते थे, डोमिनियन स्टेटस। तो ऐसा कई कंट्रीज को था जिसमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी भी थी और थोड़ा एक तरीके से ब्रिटेन का शासन किसका है, संप्रभुता अभी भी नहीं है। जैसे आपको पता हो तो कनाडा आज के टाइम में कंट्री है, कनाडा, उसका भी राजा कौन है, आज भी ब्रिटेन का राजा है, ठीक है। कनाडा का राजा आज भी ब्रिटेन का राजा है। कनाडा में सरकार तो है ही है अपनी जगह, लेकिन राजा अभी भी कौन है, ठीक है। कनाडा में आज भी राजा कौन है, ब्रिटेन का। इसलिए कॉमनवेल्थ की मीटिंग होती है या तो कुछ लोग तो जाते ही हैं, ठीक है। कौन कौन जाते हैं, एक तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कौन सी थी, कॉलोनी थी। आप देखो हर जगह जो स्वतंत्रता हुई ना, सबकी अलग अलग मांगे रही। कोई डोमिनेंट स्टेटस पे खुश हो गया, कभी राजा राजा तो नाम का ही है भाई, राष्ट्रपति आज के टाइम में नाम का ही है। राष्ट्रपति क्या करता है, साइन ही तो करता है बिल पे। बिल पास कौन करता है, संसद। बनाती कौन है, सरकार। राष्ट्रपति का काम तो कितना है, साइन करने का। अब वो साइन करने के लिए ब्रिटेन का राजा हो या कनाडा का राजा हो, बात तो एक ही है कहने के लिए। अब वो कुछ इसी पे रुक जाते हैं, अपने जैसे इस पे नहीं रुके, अपने तो पूरी स्वतंत्रता ली और अपन कैसे बन गए, गणतंत्र। तो अपने यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो मैं ये कह रहा था, नेहरू समिति में पहली मांग क्या रखी थी, डोमिनियन स्टेटस की, क्योंकि उस समय तो आज़ादी अभी तक आई नहीं थी। आज़ादी आएगी अपन पढ़ेंगे लाहौर रेजोल्यूशन 1929 में। तो अभी तक क्या मांग की, डोमिनियन स्टेटस की। और दूसरी क्या मांग की, अब दूसरी, अच्छा ये अपन ने पढ़ी थी कि ये कर क्या रहे थे नेहरू समिति वाले, एक ऐसा संविधान बनाना चाह रहे थे जो सबको एक तरीके से सबका विश्वास बैठ जाए उस पर। क्योंकि आपको पता है अभी दो पार्टियां थी मेन, एक तो कौन, कांग्रेस, और उस समय कौन सी पार्टियां थी, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस की मांग अलग थी, मुस्लिम लीग की मांग अलग थी। अब क्या मांग थी वो समझते हैं। देखो 1916 में एक समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। कौन सा समझौता, और अब समझाने की जरूरत नहीं, पृथक निर्वाचन तो समझ में आ गया सबको। 1909 में सबके पहले किसके लिए आया था, पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए, फिर आगे बढ़ाते गए सबके लिए। तो ये पृथक निर्वाचन, अब क्या हुआ कि 1916 तक दो गुट थे, एक तो पार्टी के और एक पार्टी के भीतर के, समझने के लिए। अब दो पार्टी कौन सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और कांग्रेस पार्टी के अंदर दो धड़े थे, कौन से, एक तो मॉडरेट जिसको आप नरमपंथी बोलते हो, और एक एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, उग्रपंथी। अब सबसे पहले आप आज़ादी की मांग कहीं भी करने जाओ तो सबसे पहले वो क्या कहेंगे, सबसे पहले तो आप इकट्ठा हो गए हो।
भाई इसकी मांग अलग है, इसकी मांग अलग है, इसकी मांग अलग है, इसकी मांग अलग है। तो सबसे पहली मांग क्या होगी? सब इकट्ठा हो गया। अब सब इकट्ठा होंगे तो सबसे पहले क्या होगा? समझौता। अपने ये समझौता काम का नहीं है, तो अभी समझने के लिए ये समझौता काम का है। मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है हम आज़ादी के लिए पिटीशन साथ में देंगे, लेकिन शर्त एक रखी कि कांग्रेस को क्या मानना पड़ेगा? पृथक निर्वाचन। तो मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी कि पृथक निर्वाचन को कौन माने? कांग्रेस। अब 1927 में जब ये नेहरू समिति बनी और 1928 में उसकी रिपोर्ट आई, तब यही सवाल था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन होगा या संयुक्त निर्वाचन? संयुक्त मतलब जहां सारे वोट करेंगे, पृथक मतलब सिर्फ मुसलमान वोट करेंगे जब मुसलमान की सीट होगी, या सिख की सीट होगी तो सिर्फ कौन वोट करेंगे? सिख। तो संयुक्त निर्वाचन और पृथक निर्वाचन। मुस्लिम लीग कौन सा चाहती थी? पृथक निर्वाचन। कांग्रेस कौन सा चाहती थी? आखिर मांगनी किसकी? कांग्रेस की। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये क्या करेंगे? तो लॉर्ड विर्केनैन ने जो चुनौती दी थी, कभी ऐसा संविधान बना के लाओ जो सबको मान्य हो, मान्य नहीं है, तो उनका काम हो गया। ठीक है, तब 1928 में नेहरू समिति हो गई। अपन कहाँ तक पहुँच गए? 1895 पहुँच गए। यहाँ से कहाँ पहुँच गए? 1922, 1924, 1925 और अभी 1928। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला ये तो अपन देख ही चुके हैं। अब देखो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, अब सबसे पहले तो अभी मांग सिर्फ इतनी है कि संविधान सभा जो बनेगी, सभा मतलब जो बनाएगी संविधान, वो उसमें कौन होना चाहिए? भारतीय। अभी तो सिर्फ ये डिमांड है कि संविधान सभा बननी चाहिए, संविधान तो बनेगा बाद की बात है, पहले संविधान सभा तो बने। तो 1934 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। वर्किंग कमेटी मतलब जैसे आज भी होती वर्किंग कमेटी, आपने सुना हो तो, कांग्रेस की। इसमें 15, अब ये बनी थी वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री का है, 1920 का नागपुर सेशन था, उस समय 15 लोगों की एक वर्किंग कमेटी बनाई गई थी। आज भी होती है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, अगर सुना हो तो न्यूज़ में आता है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बैठक बैठक। तो ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी 1934 में बैठी और इसने कहा भाई संविधान बनना चाहिए। और आधिकारिक रूप से 1935 में कांग्रेस ने किसकी मांग की? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब वयस्क इंसान को मत का अधिकार, शब्द में ही समझ में आ रहा है, वयस्क व्यक्ति को मत का अधिकार। तो मैं लिखूं वयस्क मताधिकार। अब वयस्क की देखो पहले 21 थी, अब 18 कर दी, तो अभी अपन 18 से ऊपर सपोर्ट दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया? वयस्क। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा संविधान का निर्माण करे, ये 1935 में किसने डिमांड की? कांग्रेस ने। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब 1936 में लखनऊ का सेशन हुआ। ये आप टेंशन मतलब ये खाली सुनो क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। अपने में इसलिए लिखा ना ताकि जितनी सीरीज में रहेगी, फ्लो में रहेगी चीज़ें, उतनी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। नहीं तो फिर क्या एक भी चीज़ छूट गई, क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक चीज़ के बाद दूसरी हो रही है। तब मैं मान लो 1900, अब मेरी तो क्या, मैं तो 1895 बता के सीधे ही 1924 पे चले जाऊँ, मेरे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है जो, ठीक है। लेकिन ये समझ में नहीं आएगी क्योंकि सारी सीरीज में चीज़ें चल रही, ठीक है। तो 1934 में लखनऊ का सत्र हुआ। मैंने आपको बताया था कांग्रेस के 1885 में गठन हुआ और हर साल उनका सत्र होता था, जिसको वार्षिक बैठक बोलते थे, और लगभग दिसंबर में होती थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी आपातकाल में किसी और महीने में भी हो सकती है, जैसे लखनऊ में अप्रैल में ही हो गई थी, ठीक है। तो अप्रैल 1936 में कांग्रेस ने कहा कि ऐसा कोई संविधान नहीं बनेगा जिसको किसी ने इम्पोज किया हो, आउटसाइड अथॉरिटी ने। अभी आउटसाइड अथॉरिटी कौन है भाई? ये बाह्य प्राधिकार कौन है, बाह्य सत्ता कौन है? ब्रिटेन ही तो है। तो संविधान कौन नहीं बनाएगा, या संविधान ऐसा हम कौन सा स्वीकार नहीं करेंगे जो हम पे कौन इम्पोज कर रहा है, आरोपित कर रहा है? कोई बाह्य सत्ता। और बाह्य सत्ता कौन है? अंग्रेज। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, फिर एक फैजपुर सत्र। अब ये सत्र, ये भी ध्यान रखना, ये सत्रों के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और दो लोग थे, देखो कांग्रेस में उस समय दो धाराएं थी, एक तो उदारवाद वाली धारा और एक थी जो आज़ादी मांगते थे, सीधा आज़ादी, मतलब ये बीच में नहीं है डोमिनियन स्टेटस वगैरह कुछ नहीं, सीधी आज़ादी। तो उसमें दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक तो सुभाष चंद्र बोस और एक जवाहरलाल। इन्होंने जब नेहरू समिति ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी तो उसका क्या किया था?
विरोध। और इन्होंने कहा था, तब नेहरू समिति ने कहा था चलो कोई नहीं, मौका देते हैं उनको। उन्होंने कहा था 1 साल में कितने, रिपोर्ट कब दी, 1900, 1 साल में अगर वो डोमिनेंट स्टेटस की मांग को क्या कर लेते हैं, स्वीकार, तो ठीक, नहीं तो फिर अपन क्या मांगेंगे, पूर्ण आज़ादी या स्वराज। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। अब 1929 में सत्र तो हर साल होता ही है, तो 1929 में सत्र, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को। अब जवाहरलाल नेहरू किसकी मांग करेंगे, पूर्ण आज़ादी। अब ये मैंने ये कहानी इसलिए बताई, इसलिए नहीं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री में बतानी जरूरी नहीं थी, ये इसलिए बताई क्योंकि अपना संविधान जब बना तब स्वीकार तो कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब से होता है अपना संविधान, बनाते कब है संविधान दिवस तो 26 नवंबर को ही बनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस कब बनाते हैं, 26 जनवरी 1950। तो तो कब बन तो तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू उस दिन नहीं हुआ। क्यों लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस 1929 के सेशन में 26 जनवरी, ये दिसंबर में सेशन होता है जनरली, तो ये सेशन कब हुआ, दिसंबर में। और ये बोला गया कि जनवरी में 26 जनवरी को 1930 को क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1930 को क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। कहाँ बनाएंगे, लाहौर में। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के, ठीक है। तो इसीलिए इस 26 जनवरी की याद में अपना संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1900। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो अभी अपन कहाँ तक पहुँच गए, 1936 का फेजपुर सत्र। इसके भी अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। और वही डिमांड है, वो कोई नई बात नहीं है, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। फिर वही आगे भी यही 1938 में भी यही बात की गई, आगे चलती रही, ठीक है। अब 1935 का एक्ट आ गया, ठीक है। 1935 में अपन ने बनी थी प्रांतीय सरकारें पड़ी थी। उन्नीस सौ 35 के एक्ट से क्या बनी थी, प्रांतीय सरकारें। भाई 1935 के एक्ट में अभी पढ़ा था ना, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय विधान परिषद बनी थी, वहां से मंत्री, और मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधान। भाई जैसी आज की व्यवस्था है, सरकार है, और सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, या विधानसभा या लोकसभा। तो उस समय नाम इसका मान लो विधान परिषद, और इसको मान लो प्रांतीय सरकार। तो ये क्या की प्रांतीय स्वायत्ता। और ये सरकारें कब बनाएगी, 1937 में। और 1939 में अपन ने पढ़ा, तभी क्या दे दिया, इस्तीफा। अब इस्तीफा क्यों दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भारतीयों की सहमति के बिना, भारतीयों के भाग लेने को उन्होंने कह दिया कि भारत शामिल होगा किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन अब दिक्कत ये थी, भाई उन्होंने तो कह दिया भारत शामिल होगा, लेकिन भारत के लोग तो हैं, अब इनको क्या चाहिए, सैनिक। सैनिक भी तो भारतीय ही हैं, और भारतीय होगा तो उसकी लॉयल्टी, वफादारी किसके लिए होगी, कांग्रेस के लिए या मुस्लिम लीग के लिए। भाई जब तक ये पार्टियां खुशी खुशी युद्ध में शामिल नहीं होगी, तो ये सैनिक भी क्या खुशी खुशी जाएंगे क्या, नहीं। और आपको शुरुआत में पता हो तो हिटलर बहुत भारी पड़ रहा था, हालांकि हिटलर हार गया, लेकिन शुरुआत में हिटलर ने खूब धूम मचा दी थी, और ब्रिटेन लगभग हार के कगार पे ही था। तब ब्रिटेन, उस समय देखो 3 देश, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, और एक और सॉरी रशिया, रूस। आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अमेरिका और रूस उस समय तो साथ में थे, और 1945 के बाद में सबसे बड़े धुर विरोधी कौन बन गया, अमेरिका और। लेकिन उस समय हिटलर ज़्यादा बड़ी शक्ति था, या ज़्यादा बड़ी, वही ताकत एक सामने, आप ज़्यादा बड़ी ताकत हो तो दुश्मन भी क्या हो जाते हैं, दोस्त, क्योंकि बड़ी शक्ति को हराना है। तो अभी तक क्या हो रहा है, ब्रिटेन, अब ब्रिटेन हार रहा है, जर्मनी सबको मार रहा है, तो अमेरिका और रूस ने कहा, भाई ब्रिटेन वालों से कहा कि भारत का क्या लो, समर्थन। अब भारत का समर्थन लेने के लिए मैं मांग करने चाहूँ तो भारत क्या मांगेगा, आज़ादी। आज़ादी मांगेगा या संविधान सभा। तो ऑब्वियस ही बात है, समझौता होगा। इसीलिए 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया, पहली बार कहा गया बनाएंगे क्या, डोमिनियन स्टेटस। उस समय नेहरू समिति ने मांग की थी डोमिनियन स्टेटस की, अंग्रेजों ने नहीं कहा था देंगे। अंग्रेजों ने पहली बार कब कहा है,
लेकिन अंग्रेज भाई भारतीयों ने कहा हमने तो 1929 में ही आज़ादी का प्रस्ताव क्या कर दिया, पास, और अब डोमिनेंट स्टेटस मानने वाली बात ही नहीं है। और दूसरी इसने एक चीज़ बोली थी कि अल्पसंख्यकों को जो भी संविधान बनेगा इसके बाद उस पर क्या होगा, वीटो। मान लो संविधान बनाया और अल्पसंख्यकों ने कह दिया हम इस संविधान को मानते नहीं है, तो संविधान लागू नहीं होगा। और दूसरी चीज, संविधान सभा युद्ध के बाद बनेगी, ठीक है। अब भरोसा कर सकते हैं क्या ब्रिटेन का, भाई युद्ध में काम हो गया, युद्ध में जीत गए, तो ये युद्ध के बाद मना कर देंगे, इनका क्या जा रहा, जो युद्ध के बाद ये कहेंगे नहीं हम बनाएंगे ही नहीं। तो अंग्रेज भाई उन्होंने कहा युद्ध के बाद नहीं, बनानी हो तो अभी बनाओ। और दूसरा, संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे, ये शब्द बड़े, मुख्यतः भारतीय, मुख्यतः मतलब ज़्यादातर भारतीय होंगे लेकिन कुछ और भी हो सकते हैं, मुख्यतः भारतीय। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगस्त प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। अब अगस्त प्रस्ताव को खारिज किया और हिटलर आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर उस पर किस पे दबाव बना, ब्रिटेन पे। तो फिर वापस उन्होंने एक आदमी भेजा, नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और इसका नाम क्या दिया, क्रिप्स प्रस्ताव, और साल है 1942। अब मैंने पहली लाइन क्या बोली थी अगस्त प्रस्ताव में, मुख्यतः भारतीयों की संविधान सभा होगी, यहां पे क्या, सिर्फ भारतीयों की संविधान सभा होगी। पहली चीज तो ये, डोमिनेंट स्टेटस अभी भी उन्होंने वही मांग रखी है, ठीक है। तो पहली पॉइंट तो ये डोमिनेंट स्टेटस, दूसरा सिर्फ भारतीयों की क्या बनेगी, संविधान सभा, ठीक है। दो तो ये चीजें हो गई। तो ऑब्वियस बात है कांग्रेस तो अभी भी मानेगी इसको नहीं, क्योंकि ये भी कब बोला गया, संविधान सभा कब बनेगी, युद्ध के, तो मानने का सवाल उठता नहीं। और तीसरी चीज उन्होंने बोली थी, भाई अगस्त प्रस्ताव में मैंने क्या कहा था, अल्पसंख्यकों को क्या था, वीटो, कि भाई अगर संविधान बना और अल्पसंख्यक यदि मानते नहीं तो संविधान लागू नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज बोल दी, एक तरीके से विभाजन को इन्होंने स्वीकृति दी, एक तरीके से कैसे, कुछ प्रांत या कुछ संगठन इस तरीके से मान लो, अगर वो इस संविधान से खुश नहीं है तो प्रांत अपना अलग संविधान बना सकते हैं। तो एक तरीके से ये विभाजन की मांग है, भाई भारत का एक ही संविधान बन रहा है, ठीक है। अभी तक तो क्या मांग चल रही है, संविधान सभा बननी चाहिए। ये संविधान सभा ऐसा थोड़ी कि अलग अलग प्रांतों के लिए, सबके लिए एक ही बनाएगी, केंद्र के लिए, प्रांत के लिए यही बनेगी, यही बनाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्या बोल दिया, अब ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब मान लो कोई प्रस्ताव आया, जैसे मान लो एक क्रिप्स आए भारत में, तो इसके बाद मिलने के लिए कांग्रेस भी आएगी और मिलने के लिए मुस्लिम लीग भी आएगी। और मुस्लिम लीग की मांग क्या थी, भाई मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर दिया, यानी हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान चाहिए तो एक संविधान सभा से काम तो चलेगा नहीं। तो इन्होंने कहा भाई क्रिप्स प्रस्ताव में इन्होंने ये उसकी बात मान ली और कहा कि भाई जिन प्रांतों को लगता है कि हमको संविधान नहीं स्वीकार करना तो वो अपना अलग। अब कांग्रेस को ये भी मंजूर, तो क्रिप्स मिशन भी फेल। अब ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। लेकिन काम बन गया ब्रिटेन का, और कैसे भी करके 1945 तक तो काम चल गया, और कौन जीत गया, ब्रिटेन। लेकिन जीत तो गया, लेकिन एक चीज हो गई कि इसने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज कर दिया, विश्व व्यवस्था। क्यों चेंज कर दी, ब्रिटेन और फ्रांस कितने देश हैं, इतने तो देश हैं, दो बड़े देश, अमेरिका मान लो, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है अमेरिका, और रशिया तो आपको पता है कितना बड़ा है, क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस ही तो है, ठीक है। अब ये तो हो गए तबाह, किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब ये खुद ही तबाह हो गए, अब इनकी कॉलोनी जहाँ भी बसी हुई है, अब इनकी खुद की इच्छा नहीं थी वहाँ पे राज करने की। तो इन्होंने कहा अब इससे अच्छा, आप देखो दो तरीके से आज़ादी दे सकते हैं, एक तो अपन के नहीं देंगे और वो मार पीट के ले ले, और दूसरा अब पता ही आज़ादी देनी है तो इस तरीके से दो कि आगे जाके अपना काम बिगड़े नहीं, उनसे रिश्ते अपने अच्छे बने। तो उन्होंने यही कोशिश की कि रिश्ते अच्छे बना के रखते हैं। तो 1945 में एक और चीज़ हुई, लेबर पार्टी की सरकार आ गई। तो मैंने अभी बात की थी लेबर पार्टी कैसी सर, उदारवादी। तो इन्होंने कहा भाई हम तो आज़ादी देने के पक्ष में हैं, और इन्होंने भेज दिया कैबिनेट। इसके बाद अपन छोड़ रहे हैं, ठीक है क्लास, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना संविधान सभा तक पहुंच गया, फिर आगे पढ़ लेंगे कल। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, एक तो वही थे जो 1942 में आए थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। एक थे उस समय जो भारत के राज्य सचिव थे,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और चूंकि आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सबसे बड़ी पोस्ट है, तो अध्यक्ष कौन होगा? और तीसरे सदस्य कौन है? एवी अलेक्जेंडर। अब फिर वही बात, वही ये आए कि भाई संविधान सभा चाहिए। अभी भी दो लोग कौन आ रहे हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तो मांग एक ही थी, क्या? पाकिस्तान। अब मैं सिर्फ एक पॉइंट समझा के छोड़ रहा हूं, कैबिनेट मिशन ने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला वो समझ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। देखो मैंने अभी जो बताया था ना, वो भारत का पाकिस्तान के यहाँ कौन से वेस्ट पाकिस्तान में, कौन से ईस्ट पाकिस्तान में, वो कारण से बताया था, वो कारण अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 ग्रुप में प्रांतों को बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को तो ठुकरा दिया कि पाकिस्तान तो नहीं होगा, लेकिन एक कोशिश की इनको समझाने की। कैसे? सेक्शन ए में तो सारे हिंदू मेजोरिटी वाले प्रांत, हिंदू बहुमत वाले, और बाकी 2 में मुस्लिम बहुमत वाले, लेकिन वेस्ट अलग और ईस्ट अलग। ईस्ट में कौन कौन है? बंगाल और असम। और वेस्ट में कौन कौन है जो अपन अभी पढ़े थे? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अब देखो अभी अपने इंडिया का कैसा संविधान है? एकल संविधान, यानी राज्यों के लिए भी एक ही संविधान और केंद्र के लिए भी एक ही संविधान है। यूएसए में कैसा है? यूएसए में कितने राज्य हैं? 15, 50, सॉरी, हाँ 50, ठीक है। तो यूएसए में खुद का संविधान तो है ही, और 50 राज्यों के अलग खुद के संविधान है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई एक तो बनेगा सारे प्रांत, यानी मान लो पंजाब, बंगाल, असम, ये सारे मिलकर अपना प्रांत, उसका एक अलग संविधान बने, यानी स्टेट अपना संविधान बनाए। दूसरा, पूरा केंद्र अपना पूरा संविधान बनाए संघ का, जिसके बाद बहुत सीमित शक्तियां होंगी, 1, 2, 3 तो कुछ मैटर होंगे, वो देख लेंगे अपन कल। और बाकी अब तीसरी चीज इन्होंने की, वो काम की थी पूरी ग्रुपिंग का एक संविधान। इन 4 का एक संविधान, इन 2 का एक संविधान, और यहाँ पे 6 थे, तो इन 6 का एक। अब 3 संविधान बनेंगे, एक तो पूरे का, दूसरा हर प्रांत अपना अलग बनाएगा, और तीसरा ग्रुप का। सेक्शन ए का अलग संविधान, सेक्शन बी का अलग, सेक्शन सी का अलग। अब 5 साल और 10 साल। अब लड़ाई सारी ये थी कि मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई ये जो ग्रुपिंग है ये कैसी होनी चाहिए? कंपलसरी। क्योंकि कल को मान लो, अब मान वॉलंटरी कर देता हूं मैं, ग्रुप तो मैंने बना दिया लेकिन मैंने वॉलंटरी कर दिया। अब पंजाब ऐसा प्रांत है, अब देखो सबसे पहले मुस्लिम लीग ने इसको माना क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान तो नहीं मिला, लेकिन इसको मान लिया क्यों? क्योंकि उसको जो पाकिस्तान चाहिए था उससे भी बड़ा पाकिस्तान उसको मिल रहा था। कैसे? पंजाब में अभी पश्चिम पंजाब और पूरी पंजाब अलग नहीं किया, बंगाल में भी पश्चिम बंगाल और पूरी बंगाल अलग नहीं किया, मतलब पूरा बंगाल और पूरा। तो ये जो पाकिस्तान वो चाह रहे थे उससे भी बड़ा पाकिस्तान उसको मिला, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि ये जो ग्रुपिंग है वो कैसी होनी चाहिए? कंपलसरी। अब मान लो पंजाब कहते नहीं हम तो यहाँ चले जाएंगे, या बंगाल ये कहते कि हम यहाँ चले जाएंगे, तो पाकिस्तान तो गया, ठीक है। तो वो क्या चाह रहे थे? ग्रुपिंग कैसी होनी चाहिए? कंपलसरी। लेकिन कांग्रेस कैसी चाहेगी? स्वैच्छिक, वॉलंटरी। ग्रुपिंग तो बना दी लेकिन जिसकी मर्जी हो जहाँ जाए, लेकिन आखिर कैबिनेट मिशन ने कौन सी मानी? स्वैच्छिक, ठीक है। तो उसके बाद में आपको पता ही है डायरेक्ट एक्शन डे हुआ 1946 में, खूब दंगे फसाद हुए, और 1947 में आखिरकार पार्टीशन करना ही पड़ा। आगे की कल। समझ में आ गया सबको?